16 अक्टूबर के लिए हमारे पास एक एडिटोरियल है और ये एडिटोरियल है रिफ्यूजीज, इमिग्रेशन और फॉरेनर्स, लोगों को लेकर, फॉरेनर्स, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 को लेकर। दरअसल है क्या कि जो भारत की स्थिति है, अब भारत की स्थिति है कि भारत कई छोटे छोटे देशों से घिरा हुआ है और यहाँ पर इन देशों में राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक और सुरक्षा की स्थितियाँ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं और यहाँ से, इन देशों से लोग भारत में आने की कोशिश करते हैं, लीगल तरीके से आने की कोशिश करते हैं या इलीगल तरीके से आने की कोशिश करते हैं। और जब भी इस तरह की स्थितियाँ होती है किसी देश के साथ, तो वहाँ पर संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर दबाव पड़ता है, क्योंकि भारत के पास ही एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसका भरण पोषण करना है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं। ऊपर से यदि माइग्रेशन, शरणार्थियों और घुसपैठियों की अगर भारत में ज़्यादा संख्या बढ़ती है, तो भारत में भी इस तरह की स्थितियाँ, भारत में भी अस्थिरता पैदा हो सकती है। और अक्सर ऐसा होता है कि घुसपैठिए भारत में एक खराब इंटेंशन के साथ आते हैं, भारत को अस्थिर करने के इंटेंशन के साथ आते हैं। दूसरी तरफ शरणार्थियों भी भारत में आते हैं, शरणार्थी भारत में शरण लेने की इच्छा रखते हैं और घुसपैठिए दूसरी तरफ भारत में अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य से आते हैं। अब इस सारी स्थिति से निपटने के लिए भारत के पास कोई एक कानून नहीं था, भारत के पास कोई एक ऐसा दस्तावेज नहीं था जिसमें भारत शरणार्थियों को और घुसपैठियों को अलग अलग पहचान सके और इनके साथ क्या व्यवहार करना है, किन अधिकारियों के लेवल पर काम होगा, किन संस्थानों से काम होगा। इस तरह की अस्पष्टताएं थी, कई दूसरे कानून थे। और ऊपर से भारत में ये जो 1991 का शरणार्थी कन्वेंशन है, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज, और उसका जो 1967 का प्रोटोकॉल है, उसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत इसे मानता नहीं है और इसमें शरणार्थी जिसे परिभाषित किया गया है, भारत में इस तरह की कोई स्पष्टता थी नहीं। अगर बात करें रिफ्यूजी कन्वेंशन की, तो ये रिफ्यूजी कन्वेंशन कहता है कि ऐसे लोग जो अपने देश में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस झेल रहे हैं, ऐसी स्थितियां झेल रहे हैं जहां पर इन लोगों के साथ जाति, धर्म, विचारधारा, नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है, नस्ल के आधार पर उत्पीड़न होता है, धर्म के आधार पर उत्पीड़न होता है, जातीयता के, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उत्पीड़न होता है और ये उस देश में सुरक्षित नहीं है, मतलब अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है और ये उस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। ऐसे लोगों को रिफ्यूजी कहा जाता है और इस प्रोटोकॉल के हिसाब से इन रिफ्यूजीज को देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब यदि शरण लेने आए हैं तो वहाँ पर शरण दी जानी चाहिए। लेकिन भारत इस कन्वेंशन को और उसके 1967 के प्रोटोकॉल को मानता नहीं है, इसलिए भारत में इस तरह की स्पष्टता नहीं है कि रिफ्यूजीज के साथ, घुसपैठियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना है। अलग अलग स्थितियों का सामना करने के लिए अलग अलग कानून बने हैं। कानूनों के अलावा भी कई सारे दूसरे नियम हैं, ऑर्डर्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। अब भारत में इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए एक तो नागरिकता अधिनियम 1955 है, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के भी प्रावधान है, विदेशी अधिनियम यानी फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 है, पासपोर्ट एक्ट है और इमिग्रेशन, कैरियर्स एंड लाइबिलिटीज एक्ट 2000 है। तो इतने सारे कानून हैं, कई सारी संस्थाएं हैं, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग दायित्व हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अस्पष्टता है। तो इस पूरी व्यवस्था में स्पष्टता लाने के लिए इन सभी कानूनों को जोड़कर, मतलब इन 4 कानूनों को जोड़कर मुख्यतः एक कानून बनाया गया है और ये कानून है इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025। इसमें ये चारों कानून, मतलब विदेशी अधिनियम 1946, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 और इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटीज एक्ट 2000, इनको शामिल करके एक कानून बनाया गया है। कानून बना था अप्रैल 2025 में और अब 1 सितंबर 2025 को ये कानून लागू हो गया है। इससे पहले जैसे कि हमने देखा है कि तिब्बतियों को लेकर एक पुनर्वास नीति थी, लेकिन श्रीलंकाई तमिलों को लेकर इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं, इस तरह की कोई नीति नहीं है। ऊपर से भारत में लगभग 2 लाख से भी ऊपर, 2,11,000 लोग हैं जो भारत में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। म्यांमार से आए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, अफ्रीका से भी कुछ लोग हैं, पश्चिम एशिया से लोग हैं और भारत में शरण लिए हुए हैं। इनको लेकर भारत में कोई एक नीति, कोई एक दस्तावेज नहीं है। जब भी समस्या आई है, भारत ने उसका समाधान करने के लिए अलग अलग समय पर प्रावधान किया। जैसे 2019 में 6 देशों से, मतलब 3 देशों से आने वाले 6 समुदायों को नागरिकता देने के लिए प्रावधान किया था। उस समय विरोध भी काफ़ी हुआ था, आपने न्यूज़ सुनी ही होगी कि धर्म के आधार पर, चूंकि बहुत सारे लोगों को, मतलब मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर रखा गया था और मुस्लिम समुदाय, जैसे म्यांमार में उत्पीड़ित समुदाय है, जैसे रोहिंग्या मुसलमानों की समस्याएं हैं, उन्हें इस समस्या से बाहर रखा गया था। श्रीलंकाई तमिलों को भी इस कानून से बाहर रखा गया था। तो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रावधान समय के अनुसार सरकार ने किए हैं।
इस पूरे एडिटोरियल में हमारे लिए जो ज़रूरी बात है वो ये है इस कानून के बारे में पढ़ना, आप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम 2025 के बारे में। एडिटोरियल में यही बातें थी जो हम देख चुके हैं, ज़्यादा कुछ खास बातें उसमें है नहीं। ज़रूरी बात जो थी एडिटोरियल की आड़ में वो ये है कि आप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम को हम इसको अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये कानून 1 सितंबर 2025 से प्रभाव में आ गया है। पुराने 4 कानूनों को हटाकर इसमें एक कानून बनाया है और ये कानून है एक तो पासपोर्ट अधिनियम 1920 का, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 का, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 का और आव्रजन वाहक देयता अधिनियम 2000 का। ये कानून पहले हमारे भारत में इस तरह की स्थितियों का सामना करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब इनको हटाकर एक कानून बनाया है। इसके मुख्य प्रावधान क्या-क्या है? तो पहला प्रावधान तो यही है कि भाई साहब भारत में आने के लिए वैध दस्तावेज होना चाहिए, पासपोर्ट अनिवार्य है, वीज़ा अनिवार्य है। कुछ श्रेणियों को छूट दी है, किन लोगों को छूट मिली है हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो वैध दस्तावेज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि आप जाली दस्तावेज के साथ मतलब नकली पासपोर्ट, नकली वीज़ा के साथ भारत में आते हैं, पकड़े जाते हैं, तो 2 से 7 साल तक की सज़ा, 1 से लेकर 10 साल तक का जुर्माना होगा। तीसरा प्रावधान ये है कि प्रवेश और निकासी कहाँ से होगी, मतलब विदेश से आने वाले लोग भारत में कहाँ से भारत में प्रवेश करेंगे, कहाँ से जाएंगे, इसके लिए अधिसूचित, सरकार के द्वारा अधिसूचित हवाई अड्डे हैं, समुद्री बंदरगाह हैं और रेल मार्ग, रेलवे स्टेशन है, वहीं से आप आ जा सकते हैं। और ये बॉर्डर पोस्ट भी है, वहाँ से आ जा सकते हैं। चौथा प्रावधान, मतलब ऐसा क्रम से नहीं है लेकिन प्रावधान ये है कि इमिग्रेशन अधिकारियों की शक्ति को इसमें बढ़ाया गया है। ये अधिकारी प्रवेश पर अंतिम निर्णय लेते हैं, सुरक्षा के आधार पर किसी को आने से रोक भी सकते हैं। इस तरह की शक्तियाँ इस प्रावधान में इमिग्रेशन अधिकारियों को दी गई है। पांचवा प्रावधान है कि पंजीकरण व्यवस्था बनाई गई है। यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में आता है तो उसे स्थानीय तौर पर या तो FRRO में यानी कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस में या फिर SP या DSP लेवल पर इन्हें रिपोर्ट करना होगा, इन्हें पंजीकरण कराना होगा, ताकि उनकी लोकेशन का, उनके उद्देश्य का, उन लोगों की निगरानी रखी जा सके, उन लोगों को ट्रैक किया जा सके। अगला प्रावधान है कि वैध अनुमति के बिना यदि कोई प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाता है, प्रतिबंधित क्षेत्र हो सकते हैं जैसे कि कोई रक्षा संस्थानों से जुड़े संस्थान हो सकते हैं, सेना से जुड़े संस्थान हो सकते हैं, या सरकार के द्वारा अधिसूचित ऐसा कोई भी संस्थान जो बहुत ज़्यादा गोपनीय है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, इस तरह के यदि क्षेत्रों में कोई पाया जाता है तो उसे 5 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगला प्रावधान है कि विदेशियों के विवरण की अनिवार्य रिपोर्टिंग करनी होगी। जहां पर भी ये ठहरते हैं, जैसे होटल में हैं तो होटल वालों को रिपोर्टिंग करनी होगी कि कोई विदेशी यहाँ पर ठहरा 24 घंटे के भीतर। विश्वविद्यालयों को भी सही दस्तावेजों की जांच करके इनकी रिपोर्टिंग करनी होगी। शैक्षणिक संस्थानों को, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को, यदि कोई विदेशी नागरिक यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। इलाज के लिए अस्पताल और नर्सिंग होम में आता है तब भी जानकारी देनी पड़ेगी। यदि कोई अस्पतालों में मृत्यु हो जाती है या जन्म होते हैं तो उनकी जानकारी भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालयों को रिपोर्ट करना पड़ेगा, अस्पतालों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और एयरलाइन जो इन्हें लेकर आ रहे हैं और शिपिंग कंपनियां जितनी भी हैं, उन्हें अपने यात्रियों को और चालक दल को कौन कौन है उसकी जानकारी सरकार को देनी होगी, डेटा साझा करना होगा, यात्रियों का डेटा और चालक दल का डेटा। इनके अलावा कुछ परिसरों पर सरकार नियंत्रण रख सकती है जहाँ पर विदेशी नागरिक बार बार आते हैं। सरकार यदि संदिग्ध लगता है या फिर सरकार इन पर नियंत्रण करना चाहती है तो वहाँ पर या तो इन्हें बंद भी कर सकती है या इनकी निगरानी कर सकती है। इसके अलावा ये जो अधिनियम है वो आप्रवासन ब्यूरो को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। ब्यूरो को अवैध विदेशियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और देश से निर्वासित करने का अधिकार मिलता है। डिजिटल रिकॉर्ड होगा, मतलब सारी जो सूचनाएं होगी एक ऐप के माध्यम से, एक सूचना पोर्टल होगा ऑनलाइन, उसके माध्यम से एक जगह पर कलेक्ट होंगी, उसी पर रिपोर्टिंग होगी, उसी पर सारी जानकारियाँ रखी जाएंगी। और ऊपर से कुछ मामलों में उल्लंघन के मामले ज़्यादा गंभीर नहीं है तो वहाँ पर 10,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। और कुछ समुदायों के लिए 50 रुपये तक का भी प्रावधान है, क्योंकि बॉर्डर के एरियाज़ में कुछ ऐसा होता है कि लोग अक्सर बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। यदि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा गंभीर बात नहीं है तो जुर्माने के लेवल पर ही पूरे मामले को निपटाया जा सकता है। साथ ही इसमें अपील की व्यवस्था भी की है। यदि कोई मानवीय आधार पर अपील करता है, यदि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते, कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और देश नहीं छोड़ पाता, या फिर गलती से यदि कोई इस तरह की चीज़ें हो जाती, घटनाएं हो जाती है, तो वहाँ पर एक अपील की व्यवस्था होगी और उसमें छूट की गुंजाइश हो सकती है। कुछ श्रेणियों को छूट है, जैसे कि नेपाल और भूटान के नागरिकों को यहाँ पर छूट है। तिब्बत शरणार्थियों को छूट है जो 2003 से पहले 1959 से लेकर 2003 के बीच में आ चुके हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए जो अल्पसंख्यक हैं 31 दिसंबर 2014 है या 24 है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा, के बीच में आते हैं। यदि ये 6 समुदाय के लोग, तो भारत में इनको इस कानून से छूट मिली हुई है। ऊपर से पंजीकृत श्रीलंकाई, तमिल शरणार्थियों को भी छूट है
और कुछ देशों के ये राजनयिक पासपोर्ट धारकों को भी छूट है, और ऊपर से मानवीय सैन्य सहायता हेतु आने वाले विदेशी सैन्यकर्मियों को भी छूट है। यही बातें थी मुख्यतः इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 के बारे में। एमसीक्यू में पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत की शरणार्थी नीति से संबंधित हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भारत 1991 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। नहीं है, भारत 1991 के शरणार्थी कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता नहीं है, और 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसका हस्ताक्षर करता भी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में शरणार्थियों को परिभाषित करने वाला कोई एकल कानून नहीं है कानून, तो अभी इसे हम सही मानेंगे। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत में शरणार्थियों से संबंधित मामलों में विदेशी अधिनियम 1946 लागू किया जाता रहा है। जी बिल्कुल, लागू किया जाता रहा है। दूसरा सवाल, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 के बारे में कौन से कथन सही हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इस अधिनियम ने प्री इंडिपेंडेंस कानूनों को प्रतिस्थापित किया है। जी बिल्कुल, कुछ कानून थे जैसे 1920 का, 1939 का, 1946 के कानून हैं, उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000 को भी शामिल किया गया है। बिल्कुल सही बात है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि यह अधिनियम शरणार्थियों की नागरिकता स्वचालित रूप से प्रदान करता है। नहीं, नागरिकता प्रदान करने का कोई कानून है नहीं। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित समूहों में से किन्हें भारत की नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का जो सीए एक्ट है उसके अंतर्गत नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं को जी बिल्कुल है। श्रीलंकाई तमिलों को इससे बाहर रखा है। अफगानिस्तान से आए सिखों को नागरिकता दी जा सकती है, और म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया है। चौथा सवाल, भारत में शरणार्थियों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, भारत में 2 लाख से अधिक पर्सन्स ऑफ कंसर्न है, मतलब शरणार्थी हैं, तो हैं, हमने देखा तो 2,11,000 के लगभग बताया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत में तिब्बती शरणार्थियों के लिए पुनर्वास नीति बनाई गई थी। जी बिल्कुल, एक नीति बनाई गई थी। और तीसरा है कि सभी श्रीलंकाई तमिलों को समान रूप से नागरिकता प्रदान की गई है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस तरह का कोई प्रावधान है नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, उत्तर भी यही होगा। और डी है, कुछ शरणार्थी बिना दस्तावेज के भारत में रहते हैं, उन्हें इलीगल माइग्रेंट माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। पांचवा सवाल है कि भारत में शरणार्थियों और घुसपैठियों में अंतर करने की आवश्यकता क्यों मानी जाती है। पहला स्टेटमेंट है कि ताकि सुरक्षा चिंताओं और मानवीय दायित्वों में संतुलन बना रहे। जी, ये बात बिल्कुल सही है। होता क्या है कि शरणार्थी अपनी मजबूरी में आते हैं, शरण मांगने आते हैं, और घुसपैठिए एक गलत इंटेंशन के साथ, आपराधिक इंटेंशन के साथ, भारत को अस्थिर करने के इंटेंशन के साथ, या फिर अच्छी स्थितियों का फायदा लेने के लिए भारत में घुसपैठ करते हैं, या किसी भी देश में घुसपैठ करते हैं। तो हम घुसपैठियों के साथ और शरणार्थियों के साथ एक तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, अलग अलग व्यवहार करना होगा। घुसपैठियों से सुरक्षा चिंताएं हैं, जबकि शरणार्थियों के प्रति मानवीय दायित्व भी बनता है। इसके लिए अंतर करना जरूरी है। दूसरा, क्योंकि नागरिकता अधिनियम में शरणार्थियों और अवैध प्रवासी एक ही माने जाते हैं, ये सही है। नागरिकता अधिनियम में दोनों को अलग अलग नहीं माना गया है, कोई स्पष्ट बातें नहीं कही गई है। तीसरा, ताकि विदेशी अधिनियम 1946 का सही से अनुपालन सुनिश्चित हो सके। अब तो सही बचा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।